Hi friends, we have completed two parts of the chapter 2. First is units and second is measurement. In measurement we took three parts, that is measurement of time, mass and length. We did certain sums pertaining to measurement in length. That completes the section 2 of the chapter also. तो हमने पहले quantities के बारे में जाना, then we studied about its units and then we went on for measurement of those quantities. तो measurement कैसे करते हैं वो देखा हमने. अब चलते हैं गलतियों के बारे में बात करते हैं, यानी कि errors. See, this is the only subject which studies errors also. गलतियों को कैसे समझना है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. Studying what errors are, why do they arise and how to solve them. कि वही गलतियों को कैसे सुधारना वो भी हम यहाँ पे सीखते हैं. Now here error means errors के बारे में जानना हो तो सबसे पहले चलते हैं दो इंपॉर्टेंट वर्ड समझते हैं. एक तो एक्यूरेसी एंड दूसरा प्रिसीशन. एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन, ये दोनों वर्ड्स अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे देन दे विल शो द सेम मीनिंग. दे आर सिनोनिम्स. Accuracy and precision both are synonymous. Then what is the difference between them? Physics gives a hairline difference between the two. For physics also these two are same, but there is a minor difference between the two. चलो हम लोग समझते हैं क्या चीज है. Accuracy and measurement and precision. These are the 2 points connected with the observations. If a person is taking some observation using some instrument, the person is measuring some quantity using instrument, then these 2 points arise. How much is his accuracy? What is his precision? Now accuracy is connected to the person who is doing the experiment, while precision is connected to the instrument. Precision is connected to the instrument, accuracy is connected to the person. Here now इसको समझने के लिए let's take an simple example. अभी एक सिचुएशन ऐसा है कि grandpa is reading a newspaper and the grandson is playing nearby. Now both are in the same room. किचन से आवाज आती है पोते की मम्मी का कि बेटा क्या टाइम हुआ. The grandfather replies 9:20 a.m. while the grandson says 9:20 a.m. ग्रैंडफादर ने आंसर दिया 9:20, ग्रैंडसन ने आंसर दिया 9:20. अब ये दोनों में डिफरेंस क्या होगा ध्यान से समझे तो. ग्रैंडफादर इज वेयरिंग अ वॉच. उनके जमाने की घड़ी है, शायद कहीं से बहुत प्यार से गिफ्ट में दी हुई थी. वो पुराने जमाने की घड़ी में यू हैव माइट हैव सीन देयर इज नो सेकंड हैंड इन इट. देयर इज ओनली 2 हैंड्स, आवर हैंड एंड अ मिनट हैंड. तो दादाजी ने घड़ी में उसको देख के बताया 9:20. याद रखें, grandfather's watch does not have second hand. What about the grandson? A grandson is a young kid. Obviously he'll be using a new technology, sports watch. Sports watch में तो we know very well कि मिनट और सेकंड भी साथ में डिस्प्ले होता है, कई बार 10th पार्ट ऑफ सेकंड भी आता है बराबर. तो उसने अपनी घड़ी में देखा 9:20 9:20 और 20 सेकंड. तो दोनों में से कौन गलत बता रहा है? आप बोलोगे दोनों में से कौन गलत बता रहा है, ये ढूंढ के बताओ. दादाजी अपनी जगह पे सही है क्योंकि द वॉच डज नॉट हैव अ सेकंड हैंड, सो इट कैन गो अप टू मिनट ओनली. वाइल बेटे की घड़ी में सेकंड तक जा सकता है, इसलिए द सेकंड आल्सो. हियर बोथ आर एक्यूरेट इन मेजरमेंट. दोनों की एक्यूरेसी परफेक्ट है. तो फर्क क्या है? बेटे की घड़ी में, पोते की घड़ी में सेकंड भी चल रहा है, सेकंड भी मेजर होता है, इसलिए देयर द लीस्ट काउंट. अब यहाँ पे लीस्ट काउंट एंट्री मारता है. लीस्ट काउंट ऑफ द वॉच इन केस ऑफ ग्रैंडफादर मिनिमम कितना मेजर कर सकता है? 1 मिनट. जबकि ग्रैंडसन की वॉच मिनिमम कितना मेजर कर सकती है? सेकंड में. इधर मिनट इधर सेकंड. सो दोनों में से छोटा कौन सा वैल्यू है? बोलो ये. तो वॉच ऑफ ग्रैंडसन इज मोर प्रिसाइज, वॉच ऑफ ग्रैंडफादर इज लेस प्रिसाइज. So there comes a limitation of the instrument, not the person. दादाजी को टाइम पढ़ना नहीं आता क्या? अगर दादाजी के पास घड़ी में सेकंड कांटा होता and he would also have given this type of answer. But limitation किसकी? दादाजी की. दादाजी को घड़ी देखनी नहीं आती है? आती है. तो accuracy is there,
दोनों एक्यूरेट पढ़ रहे हैं घड़ी. ओनली थिंग इज दादाजी की घड़ी यानी कि इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीशन कम है, इसका प्रिसीजन ज्यादा है. तो जितना लीस्ट काउंट कम, लोअर द लीस्ट काउंट, मोर इज अ प्रिसीशन, मोर इज अ प्रिसीशन. याद हो तो हमने मेजरमेंट में जब लेंथ की बात की तो हम लोग बहुत लोअर वैल्यू तक गए थे लेंथ के, यानी वी हैड गॉन फॉर मोर एंड मोर प्रिसीशन. इससे बोलते हैं माइक्रोस्कोप इज मोर प्रिसाइज एज कंपेयर टू स्केल. माइक्रोस्कोप का लीस्ट काउंट कम है एज कंपेयर टू स्केल, इससे माइक्रोस्कोप इज मोर प्रिसाइज. ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का लीस्ट काउंट और भी छोटा है, तो फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मोर प्रिसाइज एज कंपेयर टू ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप. ऐसा नहीं बोलते साइंटिस्ट को रीडिंग लेना नहीं आता, नहीं, उसका इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है तो प्रिसीशन इज मोर. Accuracy, so therefore what we can conclude is accuracy depends on the person who is taking observation, while precision depends on the instrument. तो ये दो वर्ड के बीच में दोनों है सेम, कितना तुम डीप डेप्थ में और परफेक्ट मेजर करते दोनों वही बता रहे हैं. The only thing is this is because of the person and this is because of the instrument. Clear about this? अब क्वेश्चन ये होता है एरर कब होगा? जब एक्यूरेसी नहीं होगी, प्रिसीशन नहीं होगा. एरर कब अराइज होगा? जब एक्यूरेसी इन ऑब्जर्वेशन इज नॉट देयर, यानी कि ऑब्जर्वेशन में जो एक्सपेक्टेड वैल्यू वो ना आए. द करेक्ट ऑब्जर्वेशन अगर नहीं आता है तो दैट मींस देयर इज एन एरर. बराबर. तो दैट्स कॉल्ड एक्यूरेसी. एक्यूरेसी कब, एरर कब अराइज होता है? व्हेन द ऑब्जर्वेशन इज नॉट करेक्ट एज पर द एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन और करेक्ट ऑब्जर्वेशन, देन दैट यू से दैट एन एरर अराइजेस. तो किसके कारण होगा? खास तो एक्यूरेसी नहीं हो तो एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करता है? So there are 4 factors on which accuracy depends. 4 factors on which accuracy depends. So we will be discussing those 4 factors. So now we discuss factors on which accuracy depends. Accuracy, सबसे पहला factor, it depends on the person performing the experiment. यानी person यानी जो experiment कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि proper knowledge है कि नहीं उसका. पर्सन पे डिपेंड करता है एक्यूरेसी कितना है. इफ द पर्सन हैज प्रॉपर नॉलेज, या फिर यू कैन से मोर एग्जैक्टली स्किल ऑफ एक्सपेरिमेंटर, स्किल ऑफ एक्सपेरिमेंटर, वन हु इज डूइंग द एक्सपेरिमेंट. यानी उस पर्सन को प्रॉपर स्किल होगा तो ही विल बी डूइंग एक्सपेरिमेंट मोर एक्यूरेटली, टेकिंग ऑब्जर्वेशन मोर एक्यूरेटली. एग्जांपल देवे तो हम फिजिक्स की लैब में जाते हैं तो फिजिक्स का लैब टीचर हमें पढ़ा है, प्रैक्टिकल सिखाता है और फिर बाद में उसका ऑब्जर्वेशन लेने को सिखाता है. तो इन केस फिजिक्स की लैब में कॉमर्स बीकॉम किए हुए बंदे को लैब टीचर बनाया तो क्या होगा? आप सोच सकते हो क्या हो सकता है? अ पर्सन हु हैज स्टडीड कॉमर्स इज टेकिंग फिजिक्स प्रैक्टिकल, हाउ मच फाइन इट इज. सर्टेन प्लेस वी फाइंड दैट देयर इज अ लैक ऑफ फिजिक्स टीचर्स, ग्रेजुएट्स ऑफ फिजिक्स, देयरफॉर एवरी टॉम डिक एंड हैरी कैन डू द एक्सपेरिमेंट करके उसको बिठा दिया जाता है. इवन केमिस्ट और बायोलॉजी का ग्रेजुएट भी आके फिजिक्स पढ़ा रहा है, फिजिक्स का प्रैक्टिकल करा रहा है, क्योंकि उसमें ये बतानी है यूं रीडिंग ले लो, बात खत्म हो गई. और उस केस में क्या होगा? द पर्सन स्किल इज नॉट देयर, प्रॉपर स्किल इज नॉट देयर, तो फिर वो बंदा एक्यूरेसी एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट ले नहीं सकता, ऑब्जर्वेशन ले नहीं सकता. तो पहला फैक्टर डिपेंड ऑन द स्किल ऑफ एक्सपेरिमेंटर. अगर स्किल ऑफ एक्सपेरिमेंटर प्रॉपर हो तो एक्यूरेट रिजल्ट आएंगे. अगर स्किल ऑफ प्रॉपर नहीं हो तो जो अराइज होगा इसको बोलेंगे पर्सनल एरर. एरर arising due to person, that's personal error. तो इसमें अगर गड़बड़ हो रही है तो यू गेट अ पर्सनल एरर. तो इसका रेमेडी क्या? एरर क्यों अराइज हो तो पता लगा कि स्किल ऑफ एक्सपेरिमेंट प्रॉपर नहीं है, तो इसका रेमेडी क्या? कोई बात नहीं, पर्सन को प्रॉपर ट्रेनिंग दो. भले कॉमर्स का ग्रेजुएट हाथ में है पर उसको फिजिक्स सिखा दो जितना लैब में चाहिए उतना. तो गिविंग प्रॉपर ट्रेनिंग टू द पर्सन, पर्सनल एरर कैन बी रिमूव्ड. दूसरा फैक्टर ऑन विच द एक्यूरेसी डिपेंड्स, बंदा परफेक्ट है प्रॉपर नॉलेज के साथ में, स्किल उसकी परफेक्ट है, तो दूसरा हो सकता, तो सेकंड फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड्स इज क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी कैसी है? बंदा सही है, परफेक्ट है, चलो सपोज मास्टर्स किया हुआ फिजिक्स में एंड वो आपका लैब टीचर है, तो नॉलेज तो उसका परफेक्ट है, स्किल उसका सही है, तो पर्सनल एरर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता. पर अगर मान लो इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी हो तो बोलेंगे इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी हो मतलब क्या? तो याद करें हम लोग 8, 9, 10 में ज्योमेट्री बॉक्स यूज करते हैं ज्योमेट्री के फिगर बनाने के लिए, एंड उस बॉक्स में हमारा जो सबसे ज्यादा जोरदार वेपन है दैट इज स्केल. एंड स्केल हमारी कैसे होती है? समवट लाइक दिस. ये 0 से स्टार्ट होती है, 15 सेंटीमीटर तक की स्केल हमारी. ओके, अब ये स्केल की हालत क्या होती है? नॉर्मली आपने देखा होगा कि इसमें कोना नहीं होता है, कॉर्नर इज नॉट प्रेजेंट. यूजुअली ये देखने को मिलता है, कॉर्नर इज नॉट प्रॉपर.
यानी कि 0 प्रॉपर नहीं है, तो ऐसे केस में रीडिंग कैसे लोगे? तो व्हाट यू डू इज अप्रॉक्सीमेट करके रख देते हैं हम लोग, बराबर है। या फिर हम पापा को बोलते हैं भाई पापा ये स्केल तो कॉर्नर बिगड़ गया तो 0 नहीं आ रहा है प्रॉपर, तो लेंथ नहीं आ रही है प्रॉपर। पापा बोलते हैं कोई बात नहीं, अभी खर्चा नहीं करना है, लॉकडाउन के कारण फन से रीडिंग लेना चालू कर, एंड जो ऑब्जर्वेशन है उसमें से 1 माइनस कर दे। सपोज यहाँ पे 13 आया तो 1 माइनस कर दो, ये लेंथ 12 हो गई, 13 माइनस 1 दैट इज 12, तो 1 से चालू कर। हम भी शाणे होते हैं, ऐसे ऐसे टूटे हुए स्केल नहीं यूज करेंगे, फिर हम अपने तरीकों से उसको चला दें। पर वो तो क्या रहा है यहाँ पे, क्या आपको मेजरमेंट लेना नहीं आता लेंथ का यूजिंग स्केल? तो फिर आपको तो आ रहा है, तो फिर ये तो स्केल की प्रॉब्लम है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर नहीं है। दूसरा एक एग्जांपल है माइक्रोमीटर स्क्रू का। माइक्रोमीटर स्क्रू जो डिवाइस है उसके अंदर आपको एक छोटा बॉल बेयरिंग दिया होगा, स्फीयर दिया होगा, उसको बीच में भरा के हमको स्क्रू घुमाना होता है। वो स्क्रू जब रुक जाए तो डायम ऐसा कुछ होता है, इसके बीच में वो बॉल बेयरिंग भराते हैं, स्क्रू यहाँ रुक जाए, एग्जैक्ट यहाँ पे टच होकर रुक जाए तो उसका डायमीटर आ जाएगा। यानी व्हाट वी डू इज वी होल्ड द एंड एंड वी रोटेट इट, किसी एक पॉइंट के बाद वो आवाज करना शुरू कर देगा, दैट मीन्स यहाँ पे लॉक हो गया, लॉक हो जाएगा, इससे यहाँ आवाज करना शुरू करेगा। पर हम तो बड़ी नए नए उत्साह में 11th के नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तब बाकी दम लगाते, अरे बंद क्यों नहीं होता, बंद क्यों नहीं होता। आप दम लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ प्रॉपर डायमीटर नहीं आएगा। एंड उसमें तो कई बार स्क्रू है तो उसके जो थ्रेड्स होते हैं, वी नो दैट देयर आर थ्रेड्स इन द स्क्रू, तो एक आध थ्रेड टूट गया होगा। तो कई बार हमने किया है एक्सपेरिमेंट कि स्क्रू ड्राइवर लेके स्क्रू घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं, घूमता रहेगा, लॉक ही नहीं हो रहा, क्यों? बोले आटा जाता है ऐसे, बराबर है, यानी कि थ्रेड इज गॉन, सो विल नॉट बी लॉकिंग प्रॉपर्ली। तो ऐसा केस वाला माइक्रोमीटर स्क्रू हुआ तो क्या करोगे, आप घुमाते रहोगे, वो तो हो जाएगा ही नहीं आगे। क्लियर? सो वो आपकी गलती है कि आपको नहीं आता रीडिंग लेना, आता है, पर प्रॉब्लम इंस्ट्रूमेंट का है। सो क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर टेकिंग एक्यूरेट मेजरमेंट्स। तो अगर इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर है तो यू विल बी गेटिंग परफेक्ट आंसर्स, पर अगर इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर नहीं हो गए तो व्हाट अराइजेस is called instrumental error. What arises is called instrumental error. Name itself suggests the error arising due to faulty instrument. अगर क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट सही है तो फाइन परफेक्ट एक्यूरेट आंसर आएगा, पर अगर सही नहीं है तो यू गेट इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब पर्सनल एरर का रेमेडी देखा तो इसका भी रेमेडी ले लेते साथ साथ में। हाउ टू रिमूव दिस इंस्ट्रूमेंटल एरर? सिंपल, एक सही क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट ले लो, नया फुट, नया स्केल खरीद लो, बराबर है, नया माइक्रोमीटर स्क्रू ले लो, दैट इज अ रेमेडी। रिप्लेस द फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट और रिपेयर इट, रिप्लेस और रिपेयर एंड यू विल गेट दिस एरर रिमूव्ड। तीसरा है, चलो बंदा भी सही है, क्वालिटी भी सही है इंस्ट्रूमेंट की। थर्ड फैक्टर ऑन व्हिच एक्यूरेसी डिपेंड्स इज मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट। मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट यानी करेक्ट मेथड है कि नहीं एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन लेने का। मतलब क्या हुआ, पर्सन तो मास्टर्स है फिजिक्स में, इंस्ट्रूमेंट भी परफेक्ट है, पर डज ही नो द प्रॉपर मेथड ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट? इससे उस एक्सपेरिमेंट के मेथड की ट्रेनिंग देनी होती है। इससे व्हाट हैपेंस व्हेन वी डू प्रैक्टिकल्स, एट दैट टाइम फर्स्ट वी आर अलॉटेड दिस, टुडे यू विल बी डूइंग माइक्रोमीटर स्क्रू के एक्सपेरिमेंट्स, देन you are explained what is micrometer screw, how to use it, how to get the observations, what care precautions to be taken, वो सब सिखाते हैं। आपके जर्नल में भी वो सब दिया हुआ है, तो सब आप पढ़ते हैं, वो सिखाते हैं। यानी यू आर टेकिंग द मेथड, यू आर अंडरस्टैंडिंग द मेथड ऑफ डूइंग द एक्सपेरिमेंट। आपको नॉलेज नहीं है ऐसा नहीं है, आप रीडिंग लेने आपको सब आता है, बराबर है, क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी सही है, पर आपको उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का नॉलेज है कि नहीं वो चेक करना पड़ता है, उसकी मेथड आपको समझानी पड़ती है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देवे तो we have an experiment of simple pendulum to be done during the year. Simple pendulum में rigid support से बॉब को लटकाया हुआ है, मेटलिक बॉब को। अब नॉर्मली ये एक्सपेरिमेंट कैसा होता है कि लेंथ ऑफ पेंडुलम के साथ कनेक्ट होता है, ये लेंथ मेजर करनी होती है। पर इसका एक वर्जन ऐसा भी है कि रादर देन लेंथ वी टेक इट्स हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से हाइट लेते हैं, तो उसके लिए एक बड़ा 1 मीटर का स्केल यूज किया जाता है, यानी हाइट मेजर करने के लिए वी यूज अ 1 मीटर स्केल। ओके अब इसका जब रीडिंग है तो यूं बॉब लटक रहा है, स्केल रखा हुआ है पीछे टेबल पे टिका के रखा हुआ है, एंड यू आर सेट टू मेजर द हाइट। तो हम तो बड़ी नए नए आकर के खड़े रहेंगे और देखेंगे, यानी हमारा आई साइट यूं है, खड़े ना हम लोग भी, तो हम जो देख रहे हैं वो यूं आएगा, तो ये हाइट दिखेगी हमको, इज इट द करेक्ट हाइट?
अब हम तो रीडिंग ले रहे हैं और सर घूमते घूमते सर ने देखा, अरे ये खड़े खड़े क्या रीडिंग ले रहे हो, दिस इज नॉट प्रॉपर, बैठ जाओ, नीचे झुक के रीडिंग लो। तो हम क्या करते हैं, नीचे झुकते झुकते अपने वो सीधा बैठ जाते हैं। एक बंदे को बोलते बैठ जा तू नीचे, अब वो नीचे बैठा है तो उसकी आई साइड क्यों है, तो वो क्या मेजर कर रहा है, क्या ये करेक्ट है, बैठ गया नीचे पराधी मार के, तो इज इट द करेक्ट रीडिंग, नहीं। और वो रीडिंग ले रहे हैं और सर ने देखा दूर से, क्या गया पहले छोकरो, वेयर इज दैट गाय, बोले सर ही इज सिटिंग हियर एंड इज टेकिंग द रीडिंग, आई एम नोटिंग द रीडिंग। अरे दिस इज नॉट द प्रॉपर वे टू टेक द हाइट। तो फिर क्या करने का सर, तो सर आके डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, वो बॉब है ना उसके लाइन में खड़े रहो, लाइन में यूं, यानी आपको यूं रहना पड़ेगा, आपको आई साइड यूं रखने की, एंड यू विल गेट द करेक्ट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, दिस विल बी द करेक्ट हाइट। यानी अब जब आपको ये बताया तभी आपको पता चलेगा, बाकी यू विल बी नॉर्मली टेकिंग दिस। तो टू एक्सप्लेन द करेक्ट मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट हैज टू बी नोन फॉर गेटिंग एक्यूरेट रिजल्ट्स। ओके, सो देयर इट इज अ मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट व्हिच इज क्रिएटिंग अ इनएक्यूरेसी। स्केल बराबर है, क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट बराबर है, पर अगर मेथड सही नहीं होगा तो द एक्यूरेसी वुड नॉट बी देयर एंड यू विल गेट एन एरर। द एरर अराइजिंग ड्यू टू मेथड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल एरर। क्यों अराइज हुआ, ये रीजन क्या था इसका, द फॉल्टी मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट और टेकिंग ऑब्जर्वेशन, प्रॉपर मेथड नहीं है इसलिए ऐसा हुआ। तो रेमेडी क्या आएगा, स्वीट एंड सिंपल, प्रॉपर मेथड समझा दियो तो काम खत्म हो गया। यानी ये तीनों एरर कैसे हो गए, हम लोग इसके बारे में जानते हैं, वी नो द रीजन एंड दस वी कैन हैव द रेमेडी, वी नो द रीजन एंड दस वी कैन हैव द रेमेडी। तो ये हो गए तीन टाइप के एरर बेस्ड ऑन 3 फैक्टर्स। अब चौथा फैक्टर कौन सा, चौथा फैक्टर इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स affecting observation, affecting experiment। अब तुम बोलोगे इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी क्या, आप पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं सिंसियरली। अब नॉर्मली ऐसा होता है कि 3-4 जनों के ग्रुप बना के आपको एक अलॉट किया जाता है इंस्ट्रूमेंट कि आप इसके ऊपर रीडिंग्स लीजिए। अब 3-4 जने हो साथ में तो क्या होगा, एक बंदा ऑब्जर्वेशन लेगा इंस्ट्रूमेंट को सेट करके, द अदर फेलो विल बी राइट नोटिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑब्जर्वेशन इन द जर्नल, बाकी तो क्या करेंगे, राह देखेंगे अपने नंबर की। तब तक क्या करते हैं, वी नो आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, तो नवरे बैठे कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। हो सकता है आप रीडिंग लेने के लिए झुके हो और वो स्केल लेके भाग जाए, या यूं धीरे से पैर टच करा दे, स्केल नीचे। ये कैसे फैक्टर्स हुए, इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब यही धमाल मस्ती चलती है तो रीडिंग आपका हर बार सही ना भी आए, ये तो जस्ट मजाक की बात है। पर देयर आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द एक्सपेरिमेंट। सपोज यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी लिक्विड की लेनी है, वो लिक्विड एक ग्लास ट्यूब में भरा हुआ है। अब वो ग्लास ट्यूब में जो लिक्विड भरा है नॉर्मली ग्लिसरीन होता है या फिर कैस्टर ऑयल होता है। अब ग्लिसरीन या कैस्टर ऑयल की एक खासियत है कि व्हेन वी डू एक्सपेरिमेंट स्टार्ट, हम लोग वो एक्सपेरिमेंट करेंगे कब करेंगे, तो नॉर्मली जुलाई अगस्त में अपना नंबर आएगा एक्सपेरिमेंट का। अब जुलाई अगस्त में क्या होता है, टेम्परेचर काफ़ी सफिशिएंटली हाई होता है 35-40 के आसपास का, तो कैस्टर ऑयल थोड़ा लूज रहता है एंड द बॉल बेयरिंग रिलीज इन इट मूव्स इजीली, तो विस्कोसिटी की वैल्यू थोड़ी कम आएगी। यही एक्सपेरिमेंट का रिवीजन करने को बोला हम दिसंबर में, जब सारे प्रैक्टिकल खत्म हो गए तो टीचर ने बोला आज तुम रिवाइज करो प्रैक्टिकल्स, तो हमने वही एक्सपेरिमेंट उठा लिया बॉल बेयरिंग डालने का, विस्कोसिटी वाला। अब ट्यूब के अंदर कैस्टर ऑयल है, वही कैस्टर ऑयल पहले भी था अब भी है। अब जब स्फीयर डालते हैं तो बहुत धीरे धीरे जा रहा है, वाई, बिकॉज दिसंबर मीन्स इट्स अ विंटर टाइम, टेम्परेचर वुड बी लो एंड लो टेम्परेचर में कैस्टर ऑयल थोड़ा जम गया होगा तो फ्लो इजी नहीं मिलेगा। तो व्हाट विल हैपन इन दैट केस, क्वेश्चन ऑफ विस्कोसिटी थोड़ी हाई आएगी। हमने फिर से रीडिंग लिया, सपोज वैल्यू 1 के आसपास आया, पहले तो 0.1 आया था, हम तो सर के पास दौड़ते, सर ये तो नहीं आ रहा बराबर। सर बोलते बराबर किया एक्सपेरिमेंट, बोले हाँ किया है, एक बार और वेरीफाई कर ले, तो दोस्त बोलते हैं तू परफॉर्म कर, मैं देखता हूँ, चलो नोट करता हूँ, एंड फिर चेक किया तो फिर से वही गड़बड़ हो रही है। हम तो सर के पास पहुंचते, सर बोलते हैं क्या बोलते हैं मालूम, कि ये कैस्टर ऑयल का प्रॉपर्टी तुम्हें पता है, आपने एक्सपेरिमेंट पहले किया तो वो टाइम देखो कौन सा है, तो बोले सर अगस्त का ये तो रीडिंग, तो अगस्त का टेम्परेचर अभी दिसंबर के टेम्परेचर में फर्क समझ में आता है, बोले हाँ, तो एज द टेम्परेचर डिक्रीजेस द लिक्विड बिकम्स थिक एंड सो उसका विस्कोसिटी बढ़ जाएगा, स्फीयर विल नॉट मूव, यानी कि टेम्परेचर इज अफेक्टिंग द विस्कोसिटी। तो ऐसे केस में हम लोग, हमारा नॉलेज परफेक्ट है, क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट है, मेथड भी सही है, तो तकलीफ क्या पड़ी, इट इज द टेम्परेचर व्हिच इज अफेक्टिंग द ऑब्जर्वेशन
एक्सटर्नल फैक्टर जैसा केस हुआ है, एंड दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। तो ऐसे मैनी इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स मे बी अफेक्टिंग द एक्सपेरिमेंट और इट्स ऑब्जर्वेशन। तो ऐसे केस में जो एरर राइज होता है उसको कैसे रिमूव करते हैं, इसका कोई नाम नहीं दिया है, पर इसका रिमूव कैसे करते हैं? बाय नोइंग द प्रॉपर लॉज और प्रिंसिपल्स गवर्निंग दोज एक्सपेरिमेंट्स वी कैन मेक अ करेक्शन। बाय नोइंग द प्रॉपर लॉज एंड प्रिंसिपल्स affecting the quantities involved in the experiment, we can remove this type of error. तो ये तो हो गए सारे एरर। कैसे? ये चार फैक्टर जिस फैक्टर से डिपेंड करता है उनके साथ कनेक्टेड ये एरर्स। इन एरर्स की खासियत क्या है कि these are such errors जिसका रीजन हमें मालूम है and we can thus apply a proper remedy. We know its reason and we can apply proper remedy and we can reduce them or eliminate them. ये पॉसिबल है। तो ये टाइप के एरर्स को बोलते हैं हम लोग सिस्टमैटिक एरर्स। सिस्टमैटिक एरर्स यानी क्या? These are the errors whose reasons you know and you can eliminate or remove them. These are errors are systematic error. पर कुछ एरर्स ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में रीजन मालूम ही नहीं है। We don't know the reason. इनमें से चार में से कोई भी नहीं है, पता नहीं क्यों हो रहा है। तो such errors are called random errors। तो इसके बाद हम लोग जो स्टडी करने वाले हो रैंडम एरर्स के बारे में।